फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इससे कबल रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप को पढ़ते हुए हमने ये बात की थी कि मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एलिमेंट्स के रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ताहम आज मास स्पेक्ट्रोमीटर को हम डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर की डेफिनेशन क्या होगी? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको डिफरेंट आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मैसेज मालूम करने के लिए और उनकी रिलेटिव अबंडेंस को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट अलोंग विद देयर रिलेटिव अबंडेंस। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर की एक डायग्राम है जिसके ज़रिए से हम मास स्पेक्ट्रोमीटर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री की कि आया मास स्पेक्ट्रोमीटर किस असूल पर काम करता है। तो जो भी एलिमेंट जिसके हम आइसोटोप को मालूम करना चाहते हैं, यानी जिसके आइसोटोप्स के मैसेज मालूम करना चाहते हैं और उनकी रिलेटिव अबंडेंस मालूम करना चाहते हैं, उस सब्सटेंस को सबसे पहले हम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, यानी वेपराइजेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे। यानी अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो हमें उसको पहले गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। देन हम उसको आयोनाइज करेंगे और आयोनाइज करने की हसूल की खातिर हम उसमें से हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास करेंगे, यानी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेंगे। इस तरह से वो आयोनाइज हो जाएगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, वो कैटाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ये जो कैटाइन बने हैं, ये आयंस बने हैं, इनको सेपरेट करेंगे, यानी जो आइसोटोप्स हैं उनको सेपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज वैल्यू, और देन रिकॉर्ड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। फर्स्ट मास स्पेक्ट्रोग्राफ डिज़ाइन किया था ऑस्टन्स ने 1919 में, और ये जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ था वो किस तरह से काम करता था? इट वॉज डिजाइंड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। यानी ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोग्राफ एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करता था। और जो ऑस्टन्स का मास स्पेक्ट्रोग्राफ था उसके हवाले से एक डायग्राम आपके सामने मौजूद है। अब हम बात करेंगे डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर के हवाले से, जो कि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है इसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो कि सॉलिड स्टेट में मौजूद होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर हमारे पास एक सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में मौजूद है और हम उसके आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मैसेज और उनकी रिलेटिव अबंडेंस को मालूम करना चाहते हैं तो हम डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं। डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर के हवाले से एक डायग्राम हमारे सामने मौजूद है। हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में कुछ डिटेल से आपको आगाह कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पर इनलेट मौजूद है जहाँ से गैसियस मिक्सचर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये है नेगेटिव फिलामेंट, यानी यहाँ से हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास किया जाएगा और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह से ये एक्सेलरेटिंग प्लेट्स हैं, यानी जो हमारे आयंस होंगे उनको एक्सेलरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर मौजूद है मैग्नेटिक एनालाइज़र जो कि एनालाइज करेगा, यानी जो हमारे आइसोटोप हैं उनको सेपरेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशो। और यहाँ पर मौजूद है इलेक्ट्रोमीटर। अब हम डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर किस तरह से काम करता है उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले गैसियस वेपर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इनलेट के ज़रिए से। ये गैसियस वेपर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंस था सबसे पहले हमने उसको वेपोराइज किया, गैसियस फॉर्म में लेके आए हैं। और अब देखिए ये गैसियस वेपर्स कहाँ पर मूव कर गए हैं? देखिए यहाँ पर मौजूद है आयोनाइजेशन चैम्बर। अब ये आयोनाइजेशन चैम्बर किस तरह से काम करता है? देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट हो रही है और ये आयोनाइज हो गया और एक्सेलरेटिंग प्लेट ने
इन आयन्स को बहुत ही स्पीड से मूव करवाया, यानी एक्सेलरेट किया, और अब ये मैग्नेटिक एनालाइज़र में पहुंच चुके हैं। और मैग्नेटिक एनालाइज़र में मैग्नेटिक फील्ड यानी स्ट्रेंथ चेंज करके हम इनको सेपरेट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशो। तो देखिए ये सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को चेंज करते हैं, और हमारे पास जो डिफरेंट आइसोटोप हैं एक एलिमेंट के, वो सेपरेट हो जाते हैं। तो हमने डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर को इस्तेमाल करते हुए आइसोटोप को सेपरेट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके मुतालिका डिटेल डिस्कस करते हैं कि आया ये किस तरह से काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं वेपोराइजेशन प्रोसेस। वेपोराइजेशन प्रोसेस से क्या मुराद है कि वो सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में था या किसी भी दूसरी हालत में मौजूद था, हमने सबसे पहले उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया। यानी जिस भी एलिमेंट के आइसोटोप की डिटर्मिनेशन करना चाहते हैं, उनके मैसेज को मालूम करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उन्हें वेपर स्टेट यानी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना होगा। और इनलेट के ज़रिए से इंट्रोड्यूस करने के बाद हमें वहाँ पर प्रेशर को रिड्यूस करना होगा। कितना? 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻7 टॉर। प्रेशर को रिड्यूस करने की वजह, गैसियस फॉर्म में लाने की वजह ये है ताकि हम आयोनाइजेशन बआसानी कर सकें, और प्रेशर को रिड्यूस करके हम गैसियस वेपर्स को एक दूसरे से दूर दूर कर देते हैं, यानी उनके दरमियान में फ्री स्पेसेस को बढ़ा देते हैं ताकि हम बआसानी उन गैसियस वेपर्स को आयोनाइज कर सकें। जब हम उनको यानी कि वेपोराइजेशन के प्रोसेस से गुजार चुके होते हैं, तब हम उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर में। मास स्पेक्ट्रोमीटर में इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने उनका जो प्रेशर है वो भी रिड्यूस कर दिया 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻7 टॉर तक। अब हम उनको आयोनाइजेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे। आयोनाइजेशन के प्रोसेस से कैसे गुजारते हैं? अभी हमने देखा कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फिलामेंट के ज़रिए से बम्बार्डमेंट की जाती है गैसियस वेपर्स पर, और ताहम क्या होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो वेपोराइजेशन के बाद हमने उनको आयोनाइजेशन के प्रोसेस से गुजारा, यानी आयंस में कन्वर्ट कर लिया। इलेक्ट्रॉन की बीम या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट के बाद वो आयंस में कन्वर्ट हो गए। अब जब ये आयंस में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है? 500 टू 2000 वोल्ट। इस कदर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर क्या होगा, ये कैटाइन जिन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका था, ये मूव कर जाएंगे टूवर्ड्स एक्सेलरेटिंग प्लेट। मगर ये एक्सेलरेटिंग प्लेट के पास जाकर रुक नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मोमेंटम की वजह से ये मूव कर जाते हैं आगे की जानिब। जो एक्सेलरेटिंग प्लेट होती है बुनियादी तौर पर वो इस तरह से काम करती है कि हम उसको समझ सकते हैं कि वो नेगेटिव ग्रिड कहलाती है। नेगेटिव ग्रिड जाली की तरह से काम करती है। तो जो कैटाइन्स हैं वो मूव कर जाते हैं, कहाँ से? एक्सेलरेटिंग प्लेट से। और आगे क्या होगा? आगे है मैग्नेटिक एनालाइज़र, जहाँ पर होगी डिफ्लेक्शन। तो जब हम उसको मैग्नेटिक एनालाइज़र से गुजारते हैं तो मास टू चार्ज रेशो की बुनियाद पे ये आयंस जो है सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं और उनको सेपरेट कर लिया जाता है। तो सर्कुलर पाथ पे जब वो मूव करते हैं तो उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्म कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से वो सेपरेट होते हैं, तो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पर मौजूद है। m/e = h² r² / 2e। यहाँ पर h मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बयान कर रहा है, r रेडियस को बयान कर रहा है और e इलेक्ट्रिकल फील्ड को बयान कर रहा है। m/e मास टू चार्ज रेशो को बयान कर रहा है। तो इस तरह से हमने मैग्नेटिक एनालाइज़र में मास टू चार्ज रेशो की बुनियाद पे जो मुतल्लिका आयंस हैं या आइसोटोप्स हैं उनको सेपरेट कर लिया। तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं। अब हम लेके जाएंगे उनको इलेक्ट्रोमीटर की जानिब, जिसे हम आयन कलेक्टर भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमीटर में क्या होगा, जो
डिफरेंट आइसोटोप्स हैं वो अलग अलग पोजीशन पर जाकर इलेक्ट्रोमीटर से टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे, और जहाँ पर वो स्ट्राइक करेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो डेवलप होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर हम ग्राफ में देखें तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होती जाएगी, जितने आयन्स उस जगह पर स्ट्राइक करेंगे, उतना ही जो पीक है उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। और जो हाइट ऑफ पीक है, यानी जो हमारी ये पीक्स हैं, इनकी हाइट डिस्क्राइब करती है रिलेटिव अबंडेंस को, ठीक है। और जो नंबर ऑफ पीक्स हैं वो डिस्क्राइब करती हैं मैस ऑफ आइसोटोप को। इसी तरह हमने इन आइसोटोप के मैसेज को रिलेटिव एटॉमिक मैस के तौर पर बयान करने के लिए उनका कंपैरिजन किया कार्बन 12 के साथ, यानी 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के साथ। तो इस तरह से हमने उनके रिलेटिव एटॉमिक मैसेज भी मालूम कर लिए। तो देखिए कि हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर मौजूद है। यहाँ पर सैंपल को इंजेक्ट किया जाएगा जो ऑलरेडी वेपर की फॉर्म में लेके आया जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास नेगेटिव फिलामेंट है ये इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कर रहा है, यानी ये आयोनाइजेशन चैम्बर है। और देखें ये हमारे गैसियस वेपर जैसे ही इस आयोनाइजेशन चैम्बर से गुजरे ये आयोनाइज हो गए, और एक्सेलरेटिंग प्लेट की जानिब ये बहुत फास्ट मूव करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया है। और देखिए ये मैग्नेटिक एनालाइजर से होते हुए गुजरते हुए इलेक्ट्रोमीटर से टकराते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रोमीटर पर टकराते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो देखें, जो भी जिस कलर का आयन स्ट्राइक कर रहा है, जिस पोजीशन पे स्ट्राइक कर रहा है, वहीं पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जो पीक है उसकी हाइट बुलंद होती जा रही है। देखें अब ये हमारे पास ये आयन आके टकराया है, तो यहाँ पर देखें इसकी पीक में बुलंदी देखने को मिली। अब येलो टकराया है तो येलो की पीक में जो है बुलंदी देखने को मिली है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर है ये इस तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमें आइसोटोप के मैसेज को मालूम करने में भी मदद देता है, और इस तरह उनकी रिलेटिव अबंडेंस को भी मालूम करने में हमारी मदद करता है। तो हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ जो एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटोप्स हैं उनके मैसेज मालूम कर सकते हैं, बल्कि उनकी रिलेटिव अबंडेंस को भी मालूम कर सकते हैं। तो एक मर्तबा दोबारा देख लीजिए कि जो हमारा गैसियस मिक्सचर या गैसेस जो हमारे कंपोनेंट हैं वेपर्स की फॉर्म में इंट्रोड्यूस किए, और नेगेटिव फिलामेंट यानी आयोनाइजेशन चैम्बर की तरफ देखा, तो हमने देखा कि वो उनको आयोनाइज करता है। आयोनाइजेशन के बाद ये एक्सेलरेटिंग प्लेट उनको बहुत ही स्पीड से मूव करवाती हैं टूवर्ड्स मैग्नेटिक एनालाइज़र। मैग्नेटिक एनालाइज़र के हवाले से पहले आपने देखा था कि वहाँ पर वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, और उनको मैस टू चार्ज रेशो की बुनियाद पे सेपरेट कर लिया जाता है। और अब ये आयन जो हैं वो टकराते हैं इलेक्ट्रोमीटर से। इलेक्ट्रोमीटर से टकराने पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, और हमने एक ग्राफ यहाँ पर बनाया हुआ है रिलेटिव अबंडेंस और मैस टू चार्ज रेशो के दरमियान। एक्स एक्सिस पे हमने मैस टू चार्ज रेशो को लिया हुआ है, और वाई एक्सिस पे हमने लिया हुआ है रिलेटिव अबंडेंस को। तो देखिए कि जैसे जैसे जितने आइसोटोप्स की, यानी कि देखें मैस टू चार्ज रेशो को देखें तो यहाँ पर जितने भी आइसोटोप्स हैं उनकी तादाद को बयान किया जा रहा है। देखें यहाँ पर 3 आइसोटोप्स हैं, यानी उनकी तादाद। एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ पीक्स डिस्क्राइब करती है कि कितने आइसोटोप्स हैं, और हाइट ऑफ पीक डिस्क्राइब करती है कि उनकी रिलेटिव अबंडेंस क्या होगी। अब हम मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ की बात करते हैं। तो जो मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ है उसमें हम ये बयान करेंगे कि हमने इजाफी तौर पर कुछ कंपोनेंट उसके अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं, कि जैसा कि हमारा एक आयन है वो स्ट्राइक करता है डिटेक्टर के साथ, ठीक है, वो डिटेक्ट करेगा, और फिर जो आगे उसके साथ अटैच होगा एम्पलीफायर क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल करंट को एम्पलीफाई करके बयान करेगा, यानी उसको बढ़ा देगा, ताकि हम उसको बहुत ही बेहतर अंदाज में समझ सकें। और फिर उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और रिकॉर्डर के बाद इसकी रिलेटिव अबंडेंस को मालूम किया जाता है, जो हम ग्राफिकली कार्बन के आइसोटोप 12 के ज़रिए से कंपेयर करके निकालते हैं। क्या सेपरेशन ऑफ आइसोटोप के लिए सिर्फ यही तरीका है, यानी जो हमारा मैस स्पेक्ट्रोमीटर है क्या सिर्फ वही मदद देता है आइसोटोप को सेपरेट करने के लिए? नहीं,
बल्कि कुछ फिजिकल मेथड भी हैं, जैसा कि गैसेस डिफ्यूजन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, थर्मल डिफ्यूजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, डिस्टिलेशन और लेज़र सेपरेशन। इस तरह से हम मुख्तलिफ तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं।